Hello everyone, a very warm welcome to you all. I welcome you in the स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और जैसे कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी ऑफ पेपर वन कि पेपर वन को किस तरीके से तैयारी करें। मैंने अपने टीचिंग करियर में दो तरह के स्टूडेंट से मिली। एक वो स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि मैम मैं ये अटेम्प्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ या मेरी तैयारी कैसी है। दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो दूसरों के अटेम्प्ट से उनकी गलतियों से सीखते हैं। इस सेशन का मतलब, इस वेबिनार का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट जाके दें और अपनी गलतियों को दोहराएं और उन गलतियों से सीखें। इस वेबिनार का मेन उद्देश्य ये है कि जितनी भी गलतियां एक बच्चा अपने लाइफ में करता है उन गलतियों को मैंने अकोमोडेट करने की कोशिश की है इस सेशन में, ताकि आपकी वो गलतियां जो है ना फिर से रिपीट ना हो। वो गलतियां मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद यूजीसी नेट के एग्जाम में अपेयर हुआ और मैंने देखा है कि मैंने क्या क्या गलती की है। साथ ही साथ मेरे पूरे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने जितने भी बच्चे से मिले उनकी गलतियों से सीखा और उन गलतियों को मैं चाहती हूँ कि आपसे ही रूबरू कराऊं, ताकि आपकी आने वाली जो सेशन है आप उन गलतियों से कुछ सीखें। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका ये नेक्स्ट अटेम्प्ट उन गलतियों को रिवाइज और फिर से आप उनको रीवायर करके फिर से आप उनको एक बार अपना अटेम्प्ट उन गलतियों के पीछे दोहराएं। तो आप 1 घंटे के लिए मुझे 1 घंटा आप समय दीजिए जिससे मैं उन गलतियों को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराऊं। क्योंकि सबको पता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें आपको ये बताते हैं कि मुझे ये करना है, ये बुक पढ़ना है, ये स्ट्रैटेजी होती है, ये बुक को कैसे एनालाइज करना है, कौन सा सिलेबस कहाँ से पढ़ना है। और पेपर वन की तो पूछो ही ना, PYQ सब कुछ है। बट क्या नहीं करना है, किस तरीके से हम उस पेपर को अप्रोच करें ताकि जो हमारा दिसंबर आने वाला है वो सिर्फ नेट तक सीमित ना रहे, वो JRF तक भी जाए। तो आने वाले एक घंटे में हमारी कोशिश यही है कि आपको उन गलतियों से रूबरू कराए जो कि मैंने खुद और मेरे बच्चों ने खुद किया है। और मैं नहीं चाहती कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं उन गलतियों को दोहराएं। सो प्लीज़ बी विथ अस बिकॉज हम बात करने वाले हैं कि UGC नेट JRF को दिसंबर में कैसे क्रैक करना है। थोड़ी सी मैं इससे पहले अपने बारे में बता दूं, मैं हूं निष्ठा, UGC नेट क्वालिफाइड और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंटरनेशनल रिलेशन से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से किया है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पॉलिटिकल साइंस में और मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया है। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत सारे बच्चों से मेंटरिंग के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू और गाइडेंस के थ्रू मैंने उनको बहुत सारी उनके गलतियों से सीखा है और खुद मैंने अपने गलतियों को उनके बारे में बताया है ताकि वो फ्यूचर में उस गलतियों को ना दोहराएं। तो क्या है वो गलती, एक एक करके देखते हैं। सबसे बड़ी गलती, आप अपने अटेम्प्ट को कभी ये ना समझे कि ये आपका जो अटेम्प्ट है ना, ये आपका अटेम्प्ट है फर्स्ट, इसके बाद मुझे देना है सेकेंड अटेम्प्ट, इसके बाद थर्ड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में देखूंगा कि NTA में कैसा क्वेश्चन आता है, सेकेंड अटेम्प्ट में नेट क्लियर करूंगा और थर्ड अटेम्प्ट में JRF क्लियर करूंगा। ये हमारी मेंटलिटी रहती है और इसी मेंटलिटी को लेकर के हम बैठते हैं नेट और JRF के एग्जाम में। एक्चुअली ये जो मेंटलिटी है उसको हमें थोड़ी सी रीवायर करने की जरूरत है। करने की जरूरत ये है कि ये जो हमारा अटेम्प्ट है यहाँ से हमें स्टार्ट करना है कि यही मेरा अटेम्प्ट क्या है, लास्ट अटेम्प्ट है। जब आप इस तरीके से सोच करके आप पढ़ाई करोगे तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी जो तरीका है पढ़ने का, वो अल्टीमेटली चेंज होना है। तो आप कभी भी, जितने भी फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, जितने भी थर्ड अटेम्प्टर दे रखे हैं, प्लीज़ आप अपने दिमाग को ये मत कहिए कि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और मैं इस बार नेट क्लियर करूंगा। आप इस तरह से डिटरमाइंड होकर क्लियर कीजिए कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, यही मेरा बेस्ट अटेम्प्ट है और इस बार मुझे JRF क्लियर करना है। फर्स्ट, रीवायर योर माइंड। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी ट्यूशन, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको आपके दिमाग तक, सिर्फ वहाँ तक आप ही पहुँच सकते हो। और इसी वजह से पहले आप अपने माइंड में रीफ्रेम करो कि मुझे करना क्या है। जब इतनी सी बात हो गई तो हमें क्या करना है। स्मार्ट लोग वही होते हैं जो गलतियां करके नहीं सीखते, जो दूसरों की गलतियां से सीखते हैं। और यही हमारा वेबिनार का उद्देश्य है कि हम जो गलतियां हैं जो जनरली UGC नेट एग्जाम में ज़्यादातर बच्चे करते हैं, उन गलतियों का एक फ्रेम बनाएं और उनको आपके सामने रखें कि आपको क्या करना है, उनको अप्लाई नहीं करना है अपने डेली लाइफ में जब भी आप प्रिपरेशन करो। तो वो गलतियां क्या हैं। पहली जो गलती है वो ये है कि हमें लगता है कि जो UGC नेट है उसमें 10 यूनिट पेपर वन के हैं, 10 यूनिट पेपर टू के हैं। ऑफकोर्स ये है, बट आपको क्या करना है, ये जो 10 यूनिट है इसको जितना हो सके आपको डिवाइड करना है। क्योंकि जब ये मान के चलोगे कि पेपर वन में मुझे 10 यूनिट कवर करना है तो आपके सामने एक पूरी पहाड़ दिखेगी पेपर वन की।
और उस पे हो सकता है कि आप जो है ना चढ़ने से डरो। आपको क्या करना है, उस पहाड़ को एक सीढ़ी में तब्दील करना है, यानी छोटे छोटे यूनिट में। अब आपको पता है कि 10 यूनिट है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 यूनिट में 10 सीढ़ी में आपको बदलना है। उस 10 यूनिट में भी एक यूनिट को उठाना है और उसको छोटे छोटे भागों में बांटना है, और हर दिन उस बाइट को, कहते हैं ना कि एक एक करके उस बाइट को आपको वहां तक, आपको शिखर तक पहुंचना है। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके आप सिलेबस को डिवाइड करो। फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका है वो भी क्या करें, प्लीज ये जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट में किसी एक यूनिट को लें और उस यूनिट को पहला टीचिंग, दूसरा लर्निंग, तीसरा इवोल्यूशन, इस तरीके से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड करके मुझे 2 दिन में टीचिंग खत्म करना है, मुझे 1 दिन में लर्निंग खत्म करना है, मुझे 2 दिन में इवोल्यूशन खत्म करना है। आप जितना उसको डिवाइड कर पाएंगे उतना ही आपका जो लेंथ है कवर करने का, जो स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी है, जो क्षमता है, वो धीरे धीरे आपकी डेवलप होगी। तो क्यों ना हम इसे छोटे छोटे गोल में डिवाइड करके इसको कवर करें। जो तीसरी गलती जो हम करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं इसमें बस सीखूंगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। जब इस तरह की मेंटेलिटी आप लेके चलोगे तो आप भूल जाना कि कभी भी आपका एनडीए क्लियर होगा। क्योंकि जिस दिन आप अपने मेंटलिटी में ये फ्रेम करके चलते हो कि आई हैव अ ऑप्शन, उस दिन क्या होता है, उस दिन से आप अपने लक्ष्य के धीरे धीरे दूर होते जाते हो। सो अपने लक्ष्य को ये मान के चलो कि ये जो है ना, इस 10 यूनिट को मुझे लास्ट बार पढ़ना है और इसके बाद इस तरीके से पढ़ूंगा, इस शिद्दत से पढ़ूंगा कि मुझे इस 10 यूनिट को फिर से ना पढ़ना पड़े। प्लीज बाय अ स्टैंडर्ड बुक, प्लीज बाय अ स्टैंडर्ड बुक, जिसको कहते हैं ना केवीएस मदान की बुक, जिसको जनरली टॉपर्स रिकमेंड करते हैं। आप उनसे पढ़िए, क्योंकि उसमें PYQ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन का रूपरेखा जो होता है ना, वो सब आपको मिलेगा। तो एक बार आप स्टैंडर्ड बुक पे इन्वेस्ट करके उस पे आप तैयारी करो। जो सबसे बड़ी गलती ये होती है वो होता है कि हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि दिसंबर तक का टाइम है और इस दिसंबर में मैं क्या करूंगा, आने वाले जून में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करूंगा, आने वाले जुलाई में मैं रिसर्च एप्टीट्यूड खत्म करूंगा, आने वाले अगस्त में मैं कम्युनिकेशन खत्म करूंगा। यानी कि मैं पूरा जो 10 यूनिट है वो आने वाले दिसंबर में खत्म तो कर ही लूंगा। ये हमारी स्ट्रेटजी होती है। बट हमें स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ये है आपके पास टाइम पीरियड, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप मान के चलोगे ये आपका प्रैक्टिस सेशन है। तो आप ये मान के चलना है। अब आप कैसे टाइम को डिवाइड करोगे, आप इस तरह से डिवाइड करोगे कि ये मेरा जो टाइम है टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, ये जो है मेरा टाइम कम्युनिकेशन DI कम्प्रीहेंशन, ये जो है मेरा पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हायर एजुकेशन। इस तरीके से आप जो है ना अपने टाइम को डिवाइड करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। करना क्या है, आपको इस तरीके से आपको टाइम डिवाइड करना है। ये पूरे टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब 3 पार्ट में डिवाइड करके क्या मिलेगा, इस 10 यूनिट को मुझे 2 मंथ में कवर करना है, फिर 10 यूनिट को मुझे नेक्स्ट 2 मंथ में कवर करना है, फिर जो 10 यूनिट है उसको आने वाले 1 मंथ में कवर करना है। बात वही है, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरे बुक को एक बार कवर किया और जो सेकंड वाला जो अटेम्प्ट है इस पे मैंने क्या किया, एक बुक को 3 बार रिवाइज किया। एनडीए इज नॉट अबाउट कि आपने जो टॉपिक है वो कितनी गहराई से पढ़ी, इट्स अबाउट कि आपने एक टॉपिक को कितने बार प्रैक्टिस की, कितनी बार रिवाइज की। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने टॉपिक को डिवाइड करके मल्टीपल रिवीजन करना है। तीसरी गलती, नाउ कम टू द नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी डू, प्लीज बाय अ बुक। जो गलती मैंने की थी, क्योंकि आज जो हमारी 21st सेंचुरी के जो स्टूडेंट होते हैं दे रेफर PDF। उन्हें लगता है PDF इज द बेस्ट वे, चाहे आप मेट्रो में हो, चाहे आप रेलवे में हो, चाहे आप रिकॉर्डिंग हो, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये आपको 24/7 अवेलेबल रहता है, एनीवेयर एनी टाइम। बट माय डियर स्मार्ट स्टूडेंट, जब आप जिस दिन से आप PDF और हार्ड कॉपी लोगे उस दिन से क्या होगा, आप जो है ना नोट्स को एक जगह बनाना चालू करोगे। मैं बताती हूँ कैसे। जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, आई एम द वन पर्सन हु इज वेरी टेक सेवी। मैं जब लेक्चर 1 देखती थी मैं नोट्स बनाती थी कॉपी 1 में, दूसरा लेक्चर देखती थी मैं नोट्स बनाती थी कॉपी 2 में, तीसरा लेक्चर देखा है मैंने तीसरा नोट्स बनाया कॉपी 3 में, और नेक्स्ट मंथ आया एग्जाम, मैं क्या की, इन तीनों कॉपी को ढूंढने में वेस्ट किया।
आपको क्या करना है, ये जो मिस्टेक है आप नहीं करोगे। आपको एक स्टैंडर्ड बुक खरीदना है, यानी कि वो स्टैंडर्ड बुक जो जनरली मैं अपने स्टूडेंट को रेफर करती हूँ। प्लीज़ बाय अ केवीएस मदान बुक, जिसमें आपको एनटीए से रिलेटेड, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है, और ये अभी तक का सबसे स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। जितने भी टॉपर्स होते हैं एनटीए यूजीसी नेट के, वो आपको रेफर करते हैं, आपको जेआरएफ के भी वो इस बुक को रेफर करते हैं और वो आपको रिकमेंड करते हैं। So please buy this book, invest your 300 or around 400 on this book rather than the giving your fees on the coaching or any further institute. उससे क्या होगा, जब आप नोट्स जो है ना, जब आप लेक्चर को सुनोगे, आप नोट्स जो है इसी बुक पे बनाओगे, आपको किसी दूसरे कॉपी पे आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। और जब आप एग्जाम आएगा तो आप जो है ना एक मटेरियल को रेफर करोगे, यानी कि हर पॉइंटर्स आप एक जगह लिखोगे, और यही फायदा होता है हार्ड कॉपी से पढ़ने का। ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो वर्ड पे नोट्स बनाते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। बट कोशिश कीजिए कि जब भी आप उस दिसंबर आने तक जितना भी आप नोट्स बना रहे हो, कोशिश करो कि आप उन नोट्स को एक जगह बनाओ, ताकि जब आप लास्ट में रिवाइज करते हो वो सब आपको एक जगह संग्रहित मिले, कलेक्टिव मिले, ना कि फ्रैगमेंट में मिले। ये गलती जो मैंने भी किया और मेरे जैसे हजारों बच्चे करते हैं जो खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। यस, आई कन्फेस, आई एम ओवर स्मार्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी डू, कि हम क्या करते हैं, सिलेबस को बहुत लाइटली लेते हैं। हमें लगता है सिलेबस ही तो है, हमें पता है पेपर 1 में क्या आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड ही तो आता है, हमें पता है टीचिंग एप्टीट्यूड में यूनिट 1 में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर ही तो है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिलेबस को एनालाइज करते हैं। अब मिस्टेक ये है कि आपको किस तरीके से सिलेबस को एनालाइज करना है। सिलेबस को आपको इस तरीके से एनालाइज करना है, हम इस स्लाइड पे फिर से आएंगे, बट हमें सिलेबस को किस तरीके से एनालाइज करना है, लेट्स हैव अ लुक। जब भी आप सिलेबस को एनालाइज करो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, आपको क्या करना, एक बार यानी कि शुरुआत का 5 दिन या 10 दिन, कम से कम 5 या 10 दिन आप सिलेबस पे टाइम दो, सिलेबस पे, पीवाईक्यू पे। होगा क्या, जब आप सिलेबस और पीवाईक्यू को एक बार ध्यान से पढ़ोगे, बाय हार्ट कर लोगे, तो आपको जो है ना, आपको रूपरेखा अच्छे से पता चल जाएगी। अब ये रूपरेखा समझना क्यों आसान जरूरी है इस दिसंबर तक की यात्रा का। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कहीं पे जाते हो तो आप उसकी तैयारी करते हो, आप खाना पैक करते हो, आप अपने कपड़े पैक करते हो, आप देखते हो कि मुझे किस रूट पे जाना है, कहाँ कहाँ स्टॉपेज है और किस तरीके से जाना है, ताकि आपकी यात्रा क्या हो, सुगम हो। ठीक उसी तरह जब आप कहीं पे इस जर्नी में, यानी कि इस जेआरएफ के जर्नी में, जब आप इन सब चीज़ों पे रिसर्च करते हो कि मुझे जाना कहाँ है, किस तरीके से मुझे हेल्प लेना है, कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कहाँ कहाँ स्टॉपेज है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा कवर करना है, तो आप क्या करते हो, आप आसानी से ना फोकस्ड होकर के उस जर्नी को ट्रैवल करते हो। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता रहता है कि ओ टीचिंग एप्टीट्यूड ही तो है, रिसर्च एप्टीट्यूड ही तो है, आई कैन डू दिस। तब हम क्या करते हैं, जब इस यात्रा में हम आधा दूर जाते हैं तो हमें दिखते हैं हमारे दोस्त, वो मुझे दिखता है कि वो इस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो इस लेक्चरर को फॉलो कर रहे हैं, वो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मुझे भी ये करना चाहिए। और यहाँ पे हो जाती है हमारी आधी तैयारी का सत्यानाश, यानी कि आपने जो तैयारी शुरुआत में किया है वो आपको साफ दिखने लगता है। तो इस डेविएशन से, इस बाधा से बचने के लिए क्या करना है, आपको शुरुआत में ही रिसर्च करके जाना है कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ पे स्टॉपेज करना है, किसे देख करके मुझे डेविएट नहीं होना है, क्या आपकी प्लानिंग है, क्या आपकी स्ट्रेटजी है। फोकस, दिसंबर इज योर जेआरएफ टाइम। सो उस तरीके से आप अपने हिसाब से आप अपने मैप को तैयार करो कि मुझे कहाँ पे, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे कम ध्यान देना है। जब आप सिलेबस को गूगल पे सर्च करते हो तो आपको रियलाइज होगा कि ये टॉपिक है क्या, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको एक रूपरेखा पता चलती है, यानी कि जब भी आप तैयार करोगे, जब भी आप बुक में पढ़ोगे, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये आइडिया रहता है कि मुझे इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है।
और उस टाइम जरूरी नहीं है कि आप जो इंस्टीट्यूट में जुड़े हो वो आपका सिलेबस कवर करे या ना करे, आप अपने आइडिया और आप अपने मेंटलिटी में क्लियर रहोगे। सो ये तरीका होता है एक सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालाइज करने का। सिर्फ लिखना नहीं, उसको एनालाइज करना भी जरूरी है। अब रही बात सिलेबस को एनालाइज करने की, सिलेबस को क्यों हम प्रिंट फॉर्म में रखें, क्यों ना हम उसको मोबाइल में रखें, क्यों ना हम उसको कंप्यूटर में रखें। एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं तो वो तो हमारे साथ रहते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ या फिर मैं अपने स्टूडेंट को रेफर करती हूँ कि जब भी आप पढ़ें अपने पास सिलेबस की हार्ड कॉपी रखें, या फिर हो सके तो दीवार पे जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे चिपका ले। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जब आप प्रैक्टिस करते हो सकता है आप प्रैक्टिस करते वक्त आपके कम्युनिकेशन में कोई टॉपिक गलत हो रहा है। कम्युनिकेशन में क्या गलत हो रहा है, कौन सी थियरी गलत हो रही है, सेंडर रिसीवर जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके गलत हो रहे हैं, या फिर आप इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन में कौन सी टॉपिक, कौन सा मूक, स्वयं प्रभा, कौन सी आइडियाज हैं जो बार बार आप गलत कर रहे हो, और आप क्या करोगे, उसे टैली करोगे सिलेबस से, वो सिलेबस जो आपने हार्ड कॉपी के फॉर्म में रखी है। ठीक है, तो इसी वजह से जब आप गलतियों को अपने सिलेबस से मिलाओगे, यानी कि कौन सा पार्ट जो है ना मेरा अभी भी वीक है और मुझे उस पर अभी भी जोर देना है, तो आप क्या करोगे, उसके सटीक आप टू द पॉइंट जा करके उसका करेक्शन कर पाओगे। तो जनरली जो बच्चे ये कहते हैं कि मैम मेरा तो 50 आ रहा है, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरा 50 आ रहा है, कभी 52 आ रहा है, कभी 53 आ रहा है, इसमें 80 तो मैम आ ही नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप जो है आप अपने वीक पॉइंट, अपने स्ट्रेंथ पॉइंट पे वर्क नहीं कर रहे हो, और वर्क नहीं कर रहे हो इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपका वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट है क्या, और आपको पता नहीं है कि क्या है, इसका मतलब कि आप टैली करके पढ़ ही नहीं रहे हो, और आप टैली करके नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब कि आपने सिलेबस को कभी रेफर किया ही नहीं। तो इसी वजह से सिलेबस जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्जाम को, चाहे आप यूपीएससी फोड़ो या फिर नेट फोड़ो। रही बात नेक्स्ट की, वो है आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को अपना दोस्त मानना है। दोस्त कैसे मानना है? अब ये नहीं कि आपको बैठ करके पीवाईक्यू के साथ समोसा और चाय खाना है। आपको क्या करना है कि जब भी आप प्रैक्टिस करो, जब भी आप नेट की प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप खुद देखो पेपर 1 आपको पढ़ना है, पेपर 2 पढ़ना है। अब इस पेपर में 10 यूनिट, इस पेपर में 10 यूनिट, आई मीन इट्स अ वास्ट टॉपिक। आपको दिसंबर तक का टाइम मिला हुआ है, और जरूरी नहीं है दिसंबर तक आपके पास टाइम हो सकता है इस टाइम पीरियड में किसी के घर में शादी हो, या फिर किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो, या फिर किसी ने अपना जो है टाइम है वो किसी अन्य चीज़ों में, सेमेस्टर के एग्जाम में, या फिर किसी भी एनी हाउ उन्होंने कैसे इन्वेस्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जो बचे हुए टाइम में आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, और वो कैसे होगा, आपको अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करना है। और वो कैसे करना है, लेट्स हैव अ लुक। आपको पीवाईक्यू को अच्छी तरह से एनालाइज करना है, और जनरली लोग कहते हैं कि आप क्या करो, टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक को लास्ट में आप पीवाईक्यू को सॉल्व करो। ये फोर्थ मिस्टेक जो जनरली हम लोग करते हैं। आपको क्या करना है, पीवाईक्यू एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा की होता है जिसको आपको ना सिर्फ लास्ट में करना है, वो आपको पहले भी करना है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी करना है, और इन द लास्ट ऑफ द प्रिपरेशन भी करना है। कैसे करना है, जब आप पहली बार पीवाईक्यू देखोगे, यानी कि जब आप शुरुआत में पीवाईक्यू एनालाइज करोगे, तो उसमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर से देखना है कि कौन से टॉपिक जो है ना बार बार पूछे जा रहे हैं। इसको कहते हैं बर्ड आई एनालिसिस। ठीक है, जब बर्ड उड़ती है तो वो ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखने जाती है। आपको उस टाइम क्वेश्चन को बनाना नहीं है, क्योंकि उस टाइम जब आप क्वेश्चन को बनाने लग जाओगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट तो खास करके उनको लगेगा कि एनटीए जो है ना बहुत ही वास्ट टॉपिक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन पीवाईक्यू को, अगेन पीवाईक्यू भी आपको लास्ट कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू आपको उसी बुक में मिलेगा, केवीएस मदान के बुक में मिलेगा। और जिनको लग रहा है कि केवीएस मदान भी काफ़ी नहीं है, तो वो एनटीए की वेबसाइट पे मॉक को भी रेफर कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे, एनालाइज करोगे शुरुआत में, तो आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक जो है ना बार बार पूछे जा रहे हैं उस यूनिट से,
और कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा गहराई से पढ़ना है और किस टॉपिक को आपको स्किप करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो गया आपको PYQ एनालिसिस बिफोर एग्जाम, बिफोर प्रिपरेशन। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी उससे पहले आपको PYQ एनालाइज करना है। यहाँ पे नहीं रुकना है, PYQ को शुरू से लेकर के अंत तक हमें फॉलो करना है। अब बात आई ड्यूरिंग एग्जाम। ड्यूरिंग एग्जाम क्या होता है? मान लीजिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बीच बीच में रेफर करना है कि मान लीजिए मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रही हूँ और टीचिंग एप्टीट्यूड में मुझे देखना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक जो है मुझे ज़्यादा स्ट्रेस से पढ़ना है। तो आप बीच बीच में PYQ को रेफर करोगे, या फिर कोई भी आपका टॉपिक जो है वो कौन से क्वेश्चन उससे बार बार पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछेगा उस टॉपिक से, ये आप तभी पता कर पाओगे जब आप PYQ को अपने प्रैक्टिस के दौरान, अपने प्रिपरेशन के दौरान बार बार रेफर करोगे। ओके, यहाँ पे भी हमें PYQ को छोड़ना नहीं है। बात आती है इन द एंड ऑफ प्रिपरेशन। जब आपका प्रिपरेशन खत्म हो गया उस टाइम PYQ की ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट सिंस आप शुरू से PYQ को एनालिसिस करते आ रहे हो तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अब PYQ किस तरीके से पूछा जा सकता है। और यही रीज़न होता है कि कुछ जो एस्पिरेंट होते हैं ना, वो अंत में PYQ खुद से प्रिडिक्ट करने लगते हैं, या फिर वो कहते हैं कि देखना इस बार NTA ना इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो शुरू से PYQ को साथ में लेके चलते हैं। और हम जैसे बच्चे क्या होते हैं, हम जैसे बच्चे जब टॉपिक खत्म होता है तब हम PYQ को देखते हैं। तो ये अंतर होता है टॉपर्स में और ये अंतर होता है अटेम्प्टर में, जो ये सोच के चलते हैं कि ये मेरा नेट का अटेम्प्ट है, ये मेरा JRF का अटेम्प्ट है और हो सकता है फ्यूचर में हम PhD करें। तो इस तरीके से हमें अपने अटेम्प्ट को वेस्ट नहीं करना है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बना के चलना है। ठीक है, हमने PYQ को देख लिया, हमने सिलेबस को देख लिया, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कैसे करना है? क्योंकि आपने हर लोगों से सुना होगा कि NTA इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस किस तरीके से करना है? जब भी आप टॉपिक खत्म करो, अगेन आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई बहुत बड़ी पहाड़ नहीं उलटना है। प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी क्वेश्चन है अराउंड 20,000। अगेन मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किया है, जो आज तक के जितने भी टॉपर्स फॉलो करते आ रहे हैं। आपको क्या करना है कि PYQ, मान लीजिए आपने टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म कर दी या फिर आपने DI खत्म की। DI के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी, जो कि जिनको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिससे डरते हैं तो उसके बारे में तो बाद में बताऊंगी। बट लेट्स टेक अ कॉमन टॉपिक दैट वी सी। ऑफ कोर्स DI भी एक कॉमन टॉपिक है, बट उसे हम हवा बना के चलते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं एक टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगेन टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ये भी आपके NTA में दे रखा हुआ है उस बुक को। KVS मैदान में जब आप लास्ट में देखोगे तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। अगेन आपको क्या करना है, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स को या फिर PYQ को सॉल्व करने से प्लीज़ आप बचिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आप अपने टाइम को वेस्ट करते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि आई एम नॉट प्रिपेयरिंग इन द राइट डायरेक्शन। बट जनरली क्या होता है, आप जो है ना राइट में प्रिपेयर करें, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन NTA में पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। KVS मैदान एक ऐसा बुक है जो कि जिसकी एडिशन हर बार आते रहते हैं, उसके अपडेट्स आते रहते हैं, और इट्स अ वेरी ओल्ड ऑथर जिन्होंने इस बुक को बार बार NTA पे उनका पब्लिकेशन आते रहता है। तो ही हैज़ अ मोर कैपेसिटी टू एनालाइज द क्वेश्चन और द टॉपिक, जिससे आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाए। और इसी वजह से मैं रेफर करती हूँ हर स्टूडेंट को कि प्लीज़ बाय अ स्टैंडर्ड बुक, जिससे आपका टाइम जो हो ना कोचिंग और बाकी जितने भी सोर्स हैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से बचे। क्योंकि मुझे पता है कि अटेम्प्ट देना और फिर फेल होना और फिर से रीस्टार्ट करना क्या होता है, एक एस्पिरेंट को ही पता होता है। सो प्लीज़ बी सीरियस बिकॉज दिसंबर इज स्टिल अबाउट टू कम। प्रैक्टिस ईच क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। हर टॉपिक खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अब जो चौथी मिस्टेक, सॉरी इट्स अ फिफ्थ आई थिंक, जब फिफ्थ मिस्टेक की हम बात करते हैं वो ये है
DI और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। तो मैं आपको एक वाक्य सुनाती हूँ। जब मैं अपने क्लास में थी, मेरे स्टूडेंट ने बताया कि मैम मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने बोला उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें डर लगता है? ऑफकोर्स जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि NDA में बाइलिंगुअल की फैसिलिटी है। तो उन्होंने कहा कि वो सब तो ठीक है, बट जो टाइम दिया रहता है उस टाइम में हमें पैसेज को एनालाइज करना रहता है और 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। उस प्रेशर में मैम कैसे कर पाए? आई मीन उस 5 मिनट में रीडिंग को कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना और फिर उसके बाद उस 5 क्वेश्चन का आंसर देना, इट्स अ वेरी टफ फॉर मी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, 20 दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे देना है, 1 महीना डाटा इंटरप्रिटेशन पे देना है। ऑफकोर्स यू कांट डू दिस, बिकॉज आपके पास पेपर 1 है, पेपर 2 है, और ऐसा करने से भी ये गारंटी नहीं है कि आपके 5 में 5 जो है ना आएंगे भी इस 2 टॉपिक में। तो किस तरीके से करना है? लेट्स हैव अ टॉपर स्ट्रेटजी। आई मीन आई एम नॉट श्योर दैट ये टॉपर स्ट्रेटजी है, बट इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी जो कि आप फॉलो कर सकते हो अपने स्ट्रेटजी को लेकर के। अगेन मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि ये सब स्ट्रेटजी है ना वो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ ट्राई इट, टेस्ट इट। अगर आपको लगे ये वर्क कर रहा है तो वाई डोंट यू स्टॉपिंग योरसेल्फ, कीप फॉलोइंग। क्योंकि देखो टॉपर्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर अमोंग अस। और वो क्या करते हैं, they learn from the other mistake and apply their solution in their own preparation। और इसी को ना वो कहते हैं ब्रह्मास्त्र है, तो कौन सा अस्त्र है तो क्या अस्त्र है। इट्स अ लाइक अ मिक्सिंग द अदर स्ट्रेटजी और फिर अपना एक स्ट्रेटजी बनाना। सो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और प्लीज डोंट फॉलो दिस ब्लाइंडली, आपको अंधाधुंध फॉलो नहीं करना है। अगर आपको लगे कि ये स्ट्रेटजी है आपके लिए वर्क कर रही है, तभी आप इसको अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करो। क्योंकि ये आपका अटेम्प्ट है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ना मैं आपके साथ रहूंगी, ना ये इंस्टीट्यूट आपके साथ रहेगा। इट्स ओनली यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेल्योर, योर सक्सेस। सो फॉलो योर हार्ट, नॉट द अदर व्हाट आर सेइंग। ठीक है, फॉलो योरसेल्फ। चलिए हम बात कर रहे हैं कि टफ यूनिट को कैसे कवर करना है पेपर 1 में। जैसे बात आ गई DI की, बात आ गई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। मेरे टीचर ने बताया था कि बेटा ये जो एक्सरसाइज है ना, ये जो टॉपिक है, इसको आप कभी भी 1 दिन में या फिर 20 दिन में लगातार प्रिपरेशन से कर ही नहीं सकते हो। इसको कवर करने के लिए आपको करना है प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस इस तरीके से नहीं कि लगातार किए जा रहे हैं और बाकी सब टॉपिक को छोड़ रहे हैं। क्योंकि NTA की एक पॉलिसी है कि ये 10 यूनिट, हर 10 यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे और हर 5 क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स रहेंगे। यानी कि जब क्वेश्चन समान आ रहा है तो क्यों हम जो है ना 1 यूनिट के पीछे भागे जा रहे हैं। क्यों नहीं हम अपने, ऑफकोर्स हमें स्ट्रेंथ को समझना है, वीकनेस को भी उसको सॉल्व करना है, उसको उस पर काम करना है। किस तरीके से काम करना है, लेट्स सी। आपको क्या करना है, ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उस पर आपको दिन के 5 मिनट देने हैं, सिर्फ 5 मिनट। किस तरीके से देने हैं? सोने से पहले या फिर जागने के बाद आपको क्या करना है, बस एक क्वेश्चन को उठाना है, DI के एक क्वेश्चन को या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक क्वेश्चन को उठा करके उसको सॉल्व करना है। याद रहे 5 मिनट, क्योंकि NDA में भी आपको 5 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, आपको उस हिसाब से या फिर आप टाइमर लगा लो या फिर आप स्टॉप वॉच लगा लो, और 5 मिनट में हो सकता है आपका पहले दिन सिर्फ 1 क्वेश्चन सॉल्व हो, दूसरे दिन हो सकता है आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व हो, तीसरे दिन हो सकता है उन 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व हो, और 5वें दिन हो सकता है कि आपको सॉल्व हो सकता है बट हो सकता है 5 गलत हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ एक क्वेश्चन को उठाना है, DI और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, और इस पर 5 मिनट देना है। आप लास्ट में हो सकता है गलती को सुधारने के लिए आप 10 मिनट दे दो, बट ऐसे करके आपको धीरे धीरे उस पर काम करना है। जब आप 5 मिनट दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो आपकी ये टॉपिक है जिससे आपको डर लगता है, ऑफकोर्स लड़कों को तो मुझे नहीं पता जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे करते हैं, बट जनरली ये जो है डर है ना, जनरली हर बच्चे को लगता है कि उनको लगता है कि DI इज वेरी टफ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी DI से डर लगा था, और मेरे टीचर ने बताया कि आपको किस तरीके से इन टफ यूनिट को रोज दिन करके उस पर अपना विजय प्राप्त करना है।
तो ये तरीका होता है टफ यूनिट जैसे डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को धीरे धीरे उस पर काम करने का। मैं आपसे पूरा दिन नहीं मांग रही हूँ, मैं आपसे दिन का सिर्फ 5 मिनट मांग रही हूँ, और उस 5 मिनट को आप डीआई पे दीजिए, उस 5 मिनट को आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे दीजिए। ओनली दैट कैन बी हेल्प यू टू क्रैक एनटीए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस को एनालाइज कर लिया, पीवाईक्यू को ध्यान में रख लिया, अब आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स को बिल्ड करने हैं। यानी कि क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, पेपर 1 के जितने भी 10 यूनिट देख रहे हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप 10th के बाद 12th के बाद छोड़ देते हो, और पेपर 2 एक ऐसा पेपर है जिसको आप ग्रेजुएशन में ही पढ़ते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हो। तो ऑफकोर्स इसमें इंटरेस्ट आना लाजमी है और इसमें डिसइंटरेस्ट आना लाजमी है, यानी कि हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ये डिसइंटरेस्ट वाले टॉपिक को, इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं पहले उनको क्लियर करना है। आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले उसके बेसिक्स को समझिए। अब बेसिक्स क्या होता है, मान लीजिए कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, या फिर आप रिसर्च पढ़ रहे हो, या फिर आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, बट जनरली जब हम बात करें, एक यूनिट ले लेते हैं जिसको जनरली सारे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्टर होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, और सबसे इजी टॉपिक माना जाता है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है टीचिंग क्या है, आपको पता ही नहीं है लर्निंग क्या है, आपको पता ही नहीं है ट्रेनिंग क्या है, यानी कि ये जो बेसिक वर्ड जो है आपको पता नहीं है, और आप जो है ना पूरे बुक को पढ़ने बैठ गए। अब जब इस बुक को पढ़ने बैठोगे धड़ल्ले से, यानी कि आपको बेसिक्स नहीं पता है और आप घुस गए उस टॉपिक में, तो आप क्या होगा, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये तीनों तो सेम ही है, आप क्या करोगे, उसको स्किप करके निकल जाओगे, यानी कि आप चीज़ों को हाफ समझ रहे हो, हाफ नहीं समझ रहे हो। जब भी आप किसी नए पर्सन से मिलते हो, जब भी आप किसी अपरिचित से मिलते हो, तो उसके बारे में आपको बैकग्राउंड नॉलेज अगर मिल जाती है तो आप उसमें अपनी इंटरेस्ट दिखाते हो, अच्छा आप यहाँ से हैं और बताइए कैसा है, फिर उसके बाद चाय पानी, या फिर हो सकता है आपको मुलाकात अच्छी हो तो और भी आप उस पर इंटरेस्ट जताओगे। ठीक उसी तरह जब आपको बेसिक्स उसकी बैकग्राउंड पता चल जाती है तो आप उस टॉपिक पे अच्छी तरह से कमांड करने में सफल हो जाते हो। तो आपको क्या करना है, बेसिक्स टर्म, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे आने वाले जितने भी यूनिट हैं, आपको उसके बेसिक्स को पहले कमांड करना है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जब भी आप पेपर 1 के टॉपिक्स को पढ़े, प्लीज कवर योर बेसिक्स, आप अपने बेसिक्स से स्टार्ट करें। कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या हुआ। डीआई पढ़ रहे हो तो उसमें आपकी एवरेज की कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। हायर एजुकेशन पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो अब अपने बेसिक्स को ना बिल्ड करो, इससे क्या होगा, आपको उस सब्जेक्ट में रुचि होगी, जिस तरह से आपकी रुचि जो है ना पेपर 2 में है। बात हो गई बेसिक्स की। नाउ लुक एट द कॉन्सेप्ट, क्योंकि जनरली आप एनटीए में देखते हो दे आर आस्किंग, कीप आस्किंग कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको क्या करने हैं, ये सारी चीजें जो है ना ये आपको कवर होंगी ऑफकोर्स बुक से, स्टैंडर्ड बुक, नॉट फॉलो द, प्लीज डोंट फॉलो द नोट्स, प्लीज डोंट फॉलो इट, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, जो 6th मिस्टेक जनरली हम करते हैं वो ये करते हैं कि एनटीए जो है ना वो रेफर करते हैं करंट अफेयर, वो रेफर करते हैं न्यू पॉलिसी, वो रेफर करते हैं स्टैंडर्ड बुक, और हम जैसे नादान छात्र जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं या फिर जो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते हैं वो क्या करते हैं, हम रेफर करते हैं नोट्स को, ठीक है, किसी का भी नोट्स। आई एम नॉट टेलिंग कि इस इंस्टीट्यूट का, आप समझ जाओ किसका नोट्स। जब आप नोट्स को रेफर करते हो तो ये जो नोट्स बनता है, ये नोट्स बनता है स्टैंडर्ड बुक को ध्यान में रख करके, और हम स्टैंडर्ड बुक को ध्यान पढ़ने के बजाय हम नोट्स को पढ़ते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नोट्स जो होते हैं वो खराब होते हैं, नोट्स में नॉलेज नहीं होता, ऑफकोर्स होते हैं, बट आप खुद सोचो कि अगर मुझे बोला जाए या फिर आपको बोलना है कि ये जो है ना ये केवीएस मदान की बुक है, आप इस पे नोट्स बनाओ, तो जरूरी नहीं है कि जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मुझे भी लगे, यानी कि हर नोट्स बनाने वाले की जो मेंटलिटी, जो पर्सपेक्टिव होता है, जो नजरिया होता है वो अलग होता है। तो मान लीजिए कि मैं इस टॉपिक को पढ़ रही हूँ, इस स्टैंडर्ड बुक में हो सकता है मुझे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे और मैं इस नोट्स में लिख रही हूँ, या फिर हो सकता है दूसरा जो टॉपिक पढ़ रहा है वो उसको कोई दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे और उस हिसाब से वो नोट्स को बना रहा है। तो जब आप इस तरह के नोट्स को रेफर करते हो, यानी कि वो क्या करते हैं,
100% जो नॉलेज होता है उस 100% नॉलेज को वो अपने अंडरस्टैंडिंग से 50% नॉलेज वो नोट्स में डालते हैं, और उस 50% नॉलेज को हम क्या करते हैं, स्मार्ट बन के पढ़ने जाते हैं, और उस 50% नॉलेज के बेसिस पे हम एनटीए के एग्ज़ाम को देते हैं। यानी कि वहाँ पे जा कर के कहते हैं कि चलो आई एम रेडी बिकॉज वी हैव कम विद द नोट्स ऑफ द एनी इंस्टीट्यूट। कोई भी इंस्टीट्यूट के आप जब नोट्स पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये आपकी फुल प्रिपरेशन है, बट आप खुद सोचो कि ये जो नोट्स है वो एक्चुअली कहाँ से बन रही है। ऑफकोर्स वो बन रही है स्टैंडर्ड बुक से। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बुक स्टैंडर्ड, जब ये नोट्स वाले, जब ये इंस्टीट्यूट्स ये स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों मेहनत से बच रहे हो? वाई यू आर रेफरिंग टू द नोट्स? आप स्टैंडर्ड बुक को भी रेफर कर सकते हो। और ये जो टाइम है ये बेस्ट है, क्योंकि अभी आपके पास दिसंबर का टाइम है। तो अगर आप अभी नहीं कर पाओगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू स्टिल हैव 5th month और 6th month in your hand. So be serious. Please focus on the standard book rather than the referring to the notes. क्योंकि जब आप नोट्स के चक्कर में फंस जाओगे ना, तो आपको लगेगा टीचिंग एप्टीट्यूड में ये टॉपिक तो मैंने कवर किया, दूसरे वाले इंस्टीट्यूट से ना नोट्स लेते हैं उसमें ये टॉपिक होगा, तो आप नोट्स लेते 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 एक पाइलअप बना देते हो, एक आडंबर बना देते हो, और उसमें घूमते रह जाते हो कि अरे इतना वास्ट टॉपिक है, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। तो इससे बढ़िया है कि आप क्या करो, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करो, क्योंकि वही क्या कर सकता है, इस वास्ट टॉपिक को कंपाइल कर सकता है। और मुझे पता है कि मैंने आपको बता दिया है मल्टीपल टाइम्स कि विच इज़ द स्टैंडर्ड बुक फॉर पेपर 1। ये हो गई कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की बात। जब हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे तब आती है लास्ट में कि हमें क्या करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है। यानी कि लास्ट में हमें कभी भी आप किसी टॉपिक को कवर करें तो प्लीज़ प्रैक्टिस PYQ, क्योंकि जब आप PYQ कवर करते हो ना तो आपको रियलाइज होता है कि मैंने क्या छोड़ दिया, क्या पढ़ा। यानी कि क्योंकि आपने देखा ना कि तीनों स्टेज में हमें PYQ सॉल्व करना है। एक तो शुरुआत में जिससे हमें पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, बीच में जब हमें पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है ना मेरा ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। थर्ड में जब आप पढ़ोगे तो वो है लास्ट में, यानी टॉपिक वाइज आपको PYQ को प्रैक्टिस करना है। जब आप इस तरीके से PYQ को प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो PYQ है ना, इससे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैंने इस टॉपिक को मिस कर दिया है, और अगली बार जब मैं प्रिपेयर करूँगा, यानी मैंने शुरुआत में बताया कि आपको दिसंबर तक मल्टीपल रिवीजन करना है, और वो मल्टीपल रिवीजन होगा PYQ के थ्रू। सो PYQ प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज जो कि आपको हर दिन करते जाना है जब भी आप टॉपिक को कवर करें। इस तरीके से जो है ना हमें तैयारी करना है और NDA जैसे बड़े और वास्ट एग्जाम को कवर करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, PYQ को प्रैक्टिस करने के लिए हम किसी कोचिंग का नोट्स ले लेते हैं, जो कि हमारा छठा मिस्टेक होता है। और हमें लगता है कि हम कर तो रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड ये तो कर तो रहे हैं, PYQ में तो करना है, बट वो PYQ कहाँ से करना है? प्लीज़ फॉलो द ऑथेंटिक सोर्स। या तो आप NTA के वेबसाइट पे जाएं, या फिर मॉक लगा के देखें जो कि खुद आपको NTA के वेबसाइट में मिल जाएगा, ये, या फिर आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करके देखें। आप अगेन एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ बुक में आपको आंसर जो होते हैं ना वो सही नहीं रहते हैं, तो आपको क्या करना है, एक बार जब भी आप PYQ का आंसर मैच करें तो एक बार आप गूगल को जरूर रेफर करें। ऑफकोर्स गूगल जो है ना आपकी मदद करेगा। अगेन प्लीज ChatGPT से बचें, क्योंकि इट्स अ शॉर्टकट, और शॉर्टकट यहाँ पे अभी नहीं लाना है। तो ChatGPT जैसे स्मार्ट बच्चे, कृपया आप गूगल को ही रेफर करें। क्यों गूगल को रेफर करें एज कम्पेयर टू ChatGPT? क्योंकि जब आप गूगल पे किसी एक चीज को सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड 3-4 इन्फॉर्मेशन आपके साथ मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने फेमिनिज्म के बारे में पढ़ाया, फेमिनिज्म से रिलेटेड 3-4 बुक जो है ना आपके साथ साथ दिए रहते हैं, बट ChatGPT में क्या होता है, वो आपका टू द पॉइंट आंसर दिए रहते हैं। हमें क्या करना है, ये हमारा ऐसा स्टेज है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें। तो मान लीजिए कि हम फेमिनिज्म को पढ़ना, उसके एक बुक को हमें जानना है, तो उससे रिलेटेड 4-5 बुक जो है ना हमारे सामने आ रहे हैं, और हो सकता है NTA जो है ना वो बुक छोड़ करके दूसरा बुक पूछ दे। तो इस तरीके से गूगल जो है ना आपकी मदद करता है सप्लीमेंट करने में नॉलेज को। सो प्लीज़ रेफर गूगल। जब भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन जो है ना मेरा सही नहीं लग रहा है आंसर में,
तो आप गूगल को ज़रूर रेफ़र करें। तो इस तरीके से आपको PYQ, उसके आंसर, उससे रिलेटेड जितने भी मॉक हैं, उसको एनालाइज करते हुए अपने प्रिपरेशन को करना है और अपनी चीज़ों को अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से कॉम्प्रीहेंड करना है, कंपाइल करना है, क्योंकि एट द एंड आप ही हो जो कि आप एनडीए के एग्ज़ाम में बैठोगे। ना तो मैं आपके साथ जाऊंगी, ना ये कोई इंस्टीट्यूट जाएगा। ये आप हो जो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानोगे और उसको एनालाइज करोगे। सो प्लीज़ बी सीरियस वॉट एवर यू आर डूइंग। और इस तरीके से ये वेबिनार जो है ये था आपके उन गलतियों से समर्पित जो कि हर बच्चे अटेम्प्ट के चक्कर में गवा देते हैं। सो आई होप ये वेबिनार जो है ना आपकी मदद करेगी कि आप जो है ना फ्यूचर में इन गलतियों को ध्यान में रखें, ताकि आपका जो दिसंबर का अटेम्प्ट हो वो डायरेक्ट JRF की ओर हो, ना कि नेट की तरफ। JRF से नीचे तो कुछ सोचना ही नहीं है, ना कि नेट की तरफ और ना ही अच्छे अटेम्प्ट की तरफ, आपको सिर्फ JRF देखना है। सो इस तरीके से आप अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करो, जिससे आने वाला जो अटेम्प्ट हो वो बेस्ट हो। ऑल राइट, विद दैट नोट्स वी आर रैपिंग अप दिस वेबिनार। आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आपको किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना है। और ये हमारा कुछ अप्रोच था आपको सिखाने का कि हमें कैसे चीज़ों को करना है। So I hope that session will be helpful for you. See you and keep practicing. Have a good preparation.